नमस्कार। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे। पीछे हमने पढ़ लिए हैं, बल ज्ञात किए थे, जो कि एक चालक था धारावाही। आज हम उसके नियम भी पढ़े थे, बल की दिशा भी हमने ज्ञात की थी। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। दो समांतर सीधे धारावाही चालकों के मध्य बल। दो समांतर सीधी धारावाही चालकों के मध्य बल ज्ञात करेंगे। अब बल किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा उसके बारे में हम देखते हैं। बल किस प्रकार से लगता है। हमने कोई चालक ले लिया है, इसको हमने नाम दे दिया है P और Q। एक सीधा धारावाही चालक तार है, P Q नाम दे दिया। इसके अंदर I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और जब किसी चालक के अंदर धारा का प्रवाह करवाया जाता है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक अन्य चालक लेकर आते हैं जिसको हमने नाम दे दिया है RS, जो कि इस चालक से स्मॉल d दूरी के ऊपर रखा है हमने। ध्यान रहे कि PQ हमने एक सीधा धारावाही चालक तार लिया, इसके अंदर I1 धारा प्रवाहित करवाई और I1 धारा प्रवाहित करवाने पर इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक अन्य चालक रख दिया जिसको हमने R ऐसा नाम दे दिया है, जो कि इससे D दूरी के ऊपर है और वो इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और इसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है B1 नाम दे दिया हमने इसको। इसमें धारा प्रवाहित करवाई तो इसके ऊपर एक B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इसके ऊपर एक बल भी कार्य करेगा। ये वाला चालक इसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगा देगा और यदि फिर इस चालक में हम धारा प्रवाहित करवा देते हैं I2 तो इसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और ये वाला चालक इसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको हम B2 नाम दे देते हैं और ये भी इसके ऊपर एक बल लगा देता है। ये बल F12 और ये F21 वेक्टर हो जाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर बल लगा है। अर्थात जब दो समांतर सीधे धारावाही चालक तार रखे हैं तो एक चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसके चुंबकीय क्षेत्र में हम एक अन्य चालक तार रख देते हैं तो वो इसके ऊपर एक बल लगाएगा और दूसरे में धारा प्रवाहित कराते हैं तो वो एक इसके ऊपर पहले वाले के ऊपर एक चुंबकीय बल लगाता है, चुंबकीय बल का अनुभव करवाता है। तो दोनों चालक एक दूसरे के ऊपर चुंबकीय बल लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर एक बल लगा रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर दोनों बल लगाते हैं और यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा समान होगी तो बल आकर्षण प्रकृति का होता है और यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा विपरीत होगी तो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। अब हमने चालक PQ के अंदर I1 धारा प्रवाहित करवाई तो चालक इसके ऊपर एक B1 चुंबकीय हुआ, चारों ओर B1। तो B1 जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी वैल्यू म्यू नॉट I1 के कारण हुआ है और 2 पाई d। इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 नाम दे दी। फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बल लगा है। I1 धारा प्रवाहित करवाई तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ B1 और उसके चुंबकीय क्षेत्र में हमने RS चालक तार रखा हुआ है अभी। तो इसके ऊपर जो बल लग रहा है चुंबकीय बल, उसकी वैल्यू कितनी होगी? F21 इज इक्वल टू I2 धारा प्रवाहित और ये I2 B1 चुंबकीय क्षेत्र है, L लंबाई के मान लेते हैं दोनों चालक, IBL साइन थीटा होता है। थीटा की वैल्यू यहां पर 90 हो जाएगी, लंबक पड़े हैं। तो F21 इज इक्वल टू I2 B1L, अल्पांश लेते होते हम जो कि इसके लंबक ले लिया। तो साइन 90 का मान 1 होता है। F21 इज इक्वल टू I2 B1L, तो ये इसकी वैल्यू होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दी। फिर बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं, 1 और 2 से। हम B1 की वैल्यू उठा करके यहां से इक्वेशन 2 में रखेंगे B1 की जगह। तो F21 इज इक्वल टू I2, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d इंटू n। तो F21 की वैल्यू जो है वो प्राप्त हो रही है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d और L को मैं इधर अपॉन में ले आया।
इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 नाम दे दिया है कि दोनों ये जो बल है हमने प्राप्त कर लिया है, चालक इसके ऊपर एक बल लगा रहा है इसमें धारा प्रवाहित करवाने पर, और ये जो बल है वो इस चालक की एकांक लंबाई के ऊपर कि एल लंबाई के ऊपर जो बल लगेगा वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी होगा। तो चालक की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल इतना प्राप्त हो। और फिर हम देखते हैं कि चालक RS के अंदर हमने धारा प्रवाहित करवा दी I2, तो इसके ऊपर चालक PQ के ऊपर एक B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चालक PQ के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न हो रहा है धारा I2 प्रवाहित करवाने के कारण, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, इतना हमें प्राप्त होगा। और फिर इसके ऊपर बल भी लगेगा, इसमें धारा प्रवाहित करवाई I2, तो इसके ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो एक बल भी लग रहा है, तो वो बल निकालते हैं हम लोग F12 इज इक्वल टू I1 B2L साइन, इसमें भी 90 होगा, F12 इज इक्वल टू B2 की वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, और इधर L था वो हम अपॉन में ले आए, तो इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हुई। तो हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर हमने धारा प्रवाहित करवाई तो चारों ओर एक, इसके अंदर पहले PQ में धारा प्रवाहित करवाई तो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग एक अन्य धारावाही चालक तार लिख रहा है RS, तो उसके ऊपर एक बल लगा जो कि हमने ज्ञात किया उसकी एकांक लंबाई पर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, इतना बल लगा। फिर हम चालक RS इसमें धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसके ऊपर एक बल लगा और उस बल को हमने ज्ञात किया तो वो भी इतना प्राप्त हुआ। अर्थात एक चालक में धारा प्रवाहित करवाने पर और दूसरे चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं दोनों बल परिमाण में समान और दिशा के अंदर विपरीत प्राप्त हो रहे हैं, ये इधर और ये इधर, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो परिमाण समान और दिशा में विपरीत है, अर्थात ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मानक एम्पियर की परिभाषा। मानक एम्पियर की परिभाषा, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आ सकता है 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा दीजिए, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, और ऐसे भी पूछा जा सकता है मानक एम्पियर को समझाइए, मानक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो दोनों तरीके आ सकते, एक इंटरनेशनल डेफिनेशन भी है और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है मानक एम्पियर की, 1 एम्पियर की। तो हम देखेंगे इसको, इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है। हमने अभी वैल्यू प्राप्त की बल F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, और यहां पर पड़ा था नीचे है, तो ये चालक की एकांक लंबाई के ऊपर लगने वाला बल था। हम यहां से काम करते हैं, हमें I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर कि 1 एम्पियर की परिभाषा चाहिए, तो I1 और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर होनी चाहिए, और म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। हम ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, F अपॉन L इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, I1 और I2 की वैल्यू 1 है, 2 पाई और D, यदि दोनों चालक परस्पर 1 मीटर की दूरी के ऊपर रखे हो कि ये दोनों चालक थे, इनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों के मध्य की दूरी भी 1 मीटर है। दोनों चालक इस प्रकार से दोनों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो और दोनों में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही हो, तो ये कैंसिल कर दिया हमने 2 से, तो F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, और न्यूटन नीचे लंबाई है तो न्यूटन पर मीटर। कि देखेंगे ये हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक थे, एक दूसरे के ऊपर इतना बल लगा रहे थे एकांक लंबाई के ऊपर। I1 I2 की वैल्यू 1 एम्पियर और म्यू नॉट का मान कांस्टेंट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, और दोनों चालकों के मध्य की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 1 मीटर रखी है हमने। तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें ये प्राप्त हुआ, अर्थात कि 1 एम्पियर वह धारा है, दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनमें प्रवाहित होने वाली 1 एम्पियर वह धारा है जब दोनों चालक परस्पर
1 मीटर की दूरी के ऊपर रखे हो और उनके मध्य लगने वाला बल, एकांक लंबाई के ऊपर जो लगने वाला बल वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का प्राप्त हो, तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा वो 1 एम्पियर प्राप्त होगी। कि दोनों चालकों के मध्य जो बल है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो और उनकी मध्य की दूरी 1 मीटर हो चालकों की, तो उन चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। और यही धारा की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है, इंटरनेशनल डेफिनेशन है, इसे ही हम मानक एम्पियर भी की डेफिनेशन भी कहते हैं।